जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो आपका ये वीडियो बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री का जो ऑनर्स पेपर 6 है उसका जो भी टॉप 10 यानी कि पिछले 10 वर्षों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका टॉप 5 इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिया गया है। इससे अगर इसका आप ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, हिस्ट्री का टोटल ऑनर्स पेपर का आपका ऑब्जेक्टिव भी इसी चैनल के बीए पार्ट थर्ड का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें मिल जाएगा। तो ये आपका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 का जो है टॉप 5 इम्पोर्टेंट जो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जो कि पिछले 10 वर्षों से पूछा आ रहा है और आगे आने वाला एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो उससे संबंधित जो टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिया गया है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम गंवाए हुए। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन एवं कार्यों का उल्लेख करें अथवा आधुनिक भारत में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो जीवन एवं कार्य हैं उनके बारे में उल्लेख करना है, अथवा या तो आधुनिक भारत में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन करें, यानी कि आधुनिक भारत में जो है आर्य समाज की क्या भूमिका थी उसके बारे में वर्णन करना है। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीक़े से इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों को लाने में आर्य समाज की भूमिका की विवेचना करें। यानी कि जो आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार जो आया उसको लाने में आर्य समाज की क्या भूमिका थी उसके बारे में विवेचना करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आंसर अगर जबकि आप चाहते हैं तो आपका गूगल पे इसका आंसर आसानी से मिल सकता है। ये हम केवल आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो आज का जो आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था क्या है, इसके गुण दोषों की विवेचना करें। यानी कि अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था जो है क्या है इसके बारे में लिखना है, तथा इसके गुण और दोष क्या है इस दोनों के बारे में लिखना है। इसके गुण और दोष दोनों के बारे में लिखना है। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीक़े से इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अस्थाई प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन करें, इसके क्या प्रभाव पड़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के देशी राज्यों के विलयन के लिए अपनाई गई नीति की समीक्षा करें। यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद भी भारत बहुत से देशी राज्यों में देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो देशी राज्यों का विलयन के लिए अपनाई गई नीति क्या थी उसकी समीक्षा करें। या स्वतंत्रता के पश्चात देशी राज्यों के पुनर्गठन का संक्षिप्त विवरण दें। या तीसरा इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय संघ में देशी राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ। ये 3 प्रश्न है, तीनों का 3 तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन तीनों का आंसर एक ही तरीके से लिखा जाएगा कि भारत के देशी राज्यों के विलयन के लिए अपनाई गई नीति की समीक्षा करें, या स्वतंत्रता के पश्चात देशी राज्यों का पुनर्गठन का संक्षिप्त विवरण दें, या भारतीय संघ में देशी राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राजनीति पर स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव का मूल्यांकन करें। यानी कि भारतीय राजनीति जो है इसके ऊपर जो स्वदेशी आंदोलन हुए हैं उसके प्रभाव क्या है उसके मूल्यांकन करें। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से इस प्रकार पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के कारण, प्रगति, प्रभाव एवं पतन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व को इंगित करें। यानी कि स्वदेशी आंदोलन के कारण जो प्रगति हुए, प्रभाव एवं पतन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व को इंगित कीजिए। नेक्स्ट और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है टॉप 5 इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है कि आधुनिक भारत में नारियों की स्थिति पर प्रकाश डालें। यानी कि आधुनिक भारत में नारियों की स्थिति क्या है। ये क्वेश्चन तो आप अपने से भी इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं कि आधुनिक भारत में नारियों की स्थिति पर प्रकाश डालें। नारियों की दशा में सुधार के लिए सरकारी उपायों का परीक्षण करें। और अगर जबकि नारियों की स्थिति अच्छी नहीं है, नहीं तो इसके दशा में और सुधार लाना है, तो सुधार के लिए सरकारी उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह के सरकारी उपाय हो सकते हैं उसका परीक्षण करें। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीक़ा से इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत में नारियों की मुक्ति के लिए समाज सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, या कहाँ तक सफल हुआ। यानी भारत में नारियों का मुक्ति का तात्पर्य हुआ कि भारत में जो नारियों को अभी भी मतलब घर के अंदर रखने की प्रथा, और नहीं तो उसे सरकारी जॉब वगैरह में किसी तरह का मतलब उसे एक बराबरी का हिस्से देना। यानी नारियों की मुक्ति का कहने का मतलब है नारी सशक्तिकरण।
यानी कि भारत में नारियों की मुक्ति के लिए समाज सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन करें तथा यह कहाँ तक सफल हुआ। तो ये आपके टॉप 5 इम्पोर्टेंट जो आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहा था वो हुआ। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।